हेलो एवरीवन, विनीत एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं अजय कुमार आपको डीएलएड लर्निंग प्लान हिंदी का बताऊंगा। तो ये है लर्निंग प्लान हिंदी का फर्स्ट पेज। इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम है, तो उसमें सबसे पहले अपना नाम लिखना है। उसके बाद कक्षा, तो आप जिस क्लास को आप ले रहे हैं वो क्लास आपको लिखनी है। उसके बाद क्लास का मतलब कौन सी घंटी आप ले रहे हैं उसको लिखना है। उसका डेट तो आप पता ही है, जिस डेट पे आप क्लास लेंगे वो क्लास लेनी है। उसका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं ईवीएस जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक में चलते हैं, या फिर अगर आप हायर लेवल की क्लास ले रहे हैं तो उसमें जो क्लास में जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो क्लास आप ले सकते हैं, वो यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखना है। उसका जो आपका जो इकाई है वो इकाई लेनी है, कौन सी यूनिट का आपका टॉपिक है वो लेना है। उसके बाद लास्ट में इसके बाद विषय वस्तु आती है, तो जौन सा आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आपको लेना है। जैसे इसमें ये एग्जांपल के लिए बता दूं मैं कि यहाँ पर रक्षाबंधन टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि हाँ रक्षाबंधन। तो जैसे हिंदी का टॉपिक लिया तो हिंदी में एक पार्ट है रक्षाबंधन, तो उसके बारे में मैंने लिखा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, तो इसमें यहाँ पर लिखना है पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का सृजन। मतलब पहले जो हमको ज्ञान था, मतलब पहले जो भी नॉलेज थी उससे जो नया ज्ञान हमको लेना है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद लिखा हुआ है नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है, या फिर पिछले क्लास या विषय वस्तु का विस्तार करना है। इसमें से आपको उसमें टिक करना है। जैसे अगर आप पहली बार आप क्या कहते हैं नया पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें इसमें टिक करना है कि नए विषय वस्तु पर चर्चा करनी है। अगर आप पहले नया पार्ट पढ़ा चुके हैं और उसके बाद उस पार्ट में बाय चांस कोई टॉपिक कुछ चीज़ें छूट गई हैं, अगर पूरा पार्ट पूर्ण नहीं हुआ है तो क्या करेंगे आप, इसके बाद दूसरे दिन अगर आप उस क्लास को लेंगे तो सीधे बोलेंगे कि मुझको पिछले क्लास की विषय वस्तु का विस्तार करना है। तब आपको इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है, नहीं तो इस पे अगर कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इस पे टिक लगाना है, नहीं तो सेकंड वाले पे टिक लगाना है। फिर इसके बाद दिया है यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यक्रम पाठचर्या में उल्लेखित किन किन उद्देश्यों को पूरा करता है। तो इसमें आपको उद्देश्य बताने हैं कि आपका क्या उद्देश्य है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है उसका क्या उद्देश्य है। अगर जैसे मान लो हिंदी है तो हिंदी का क्या उद्देश्य पूरा कर रहा है, और जो आपका विषय वस्तु है उसमें कौन सा उद्देश्य पूरा कर रहा है, उनके बारे में 1-2 पॉइंट हिंदी विषय के बारे में लिख देना। जैसे लिखा हुआ है बच्चे शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, इसके बारे में हिंदी में उच्चारण की बात होती है। इसका लिखा इसमें, और उसके बाद विषय वस्तु के बारे में लिख दिया है। विषय वस्तु में क्या लिखा है, रक्षाबंधन त्यौहार कब मनाया जाता है और यह कैसे बता पाएंगे, ये चीज़ें बतानी है। उसके बाद उसके रक्षाबंधन के महत्व के बारे में बताना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें उद्देश्य में लिखेंगे कि आपका टारगेट क्या है, या आगे आप क्या करेंगे, क्या टारगेट आप पाठ को लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद लिखा हुआ है यह विषय वस्तु, इसके बाद लिखा हुआ है यह विषय वस्तु पूर्ववर्त कक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसमें ये चीज़ आपको बतानी है कि अगर आप जैसे आपने इसमें लिया कक्षा 3 लिया, इसमें से अब इसके पूर्ववर्त का मतलब होता है पहले, तो पहले की अगर कक्षा 1 और 2 में अगर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर है, चाहे वो हिंदी विषय का हो चाहे किसी विषय का हो, हिंदी हो गणित हो, किसी विषय में अगर उससे रिलेटेड अगर होगा तो लिखेंगे हाँ यह विषय वस्तु पूर्ववर्त कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। अगर उसमें अगर नहीं होगा, अगर कक्षा जैसे मान लीजिए यहाँ कक्षा 3 दिया है तो यहाँ पर कक्षा 3 के पहले अगर उस पाठ को पढ़ाया है जिसमें 1 और 2 की बात है, उसमें अगर नहीं होगा तो सीधे लिख देंगे ये नहीं, यह विषय वस्तु पूर्ववर्त कक्षा में शामिल नहीं है। उसके बाद लिखा है कैसे,
कैसे का मतलब क्या है कि अगर मान लो शामिल है तो शामिल में क्या बोलेंगे कि अगर जहाँ शामिल है तो कैसे शामिल हो, तो आपको बताना है क्यों कैसे शामिल है, कहाँ कहाँ शामिल है, वो चीज़ बतानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया हुआ है अगला हेडिंग, क्या मैंने इस विषय वस्तु को का शिक्षण पहले किया है। अगर आपने इस विषय वस्तु का शिक्षण किया है तो आप टिक मारेंगे कि हाँ मैं टिक मारेंगे। अगर आपने इसके पहले इस विषय वस्तु का शिक्षण नहीं किया है तो आप ना पे टिक मारेंगे, सिंपल सा है। इसके बाद क्या लिखा हुआ, इस विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन इकाइयों और विषयों से जुड़ा है। तो इसमें क्या बोलना है कि जैसे इस समय जो आपका कक्षा 3 चल रहा है, तो कक्षा 3 में अगर किसी यूनिट से अगर रिलेट कर रहा है वो चीज़, किसी तीन यूनिट्स ये अगर इस यूनिट से मिल रहा है कि किन किन विषयों से, मतलब यहाँ कक्षा 3 में जो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनमें से अगर किसी से मिल रहा है या किसी यूनिट से मिल रहा है या किसी सब्जेक्ट से मिल रहा है, तो उसके बारे में अगर जिससे भी आपको मैच करते हुए मिल रहा है तो उसके बारे में आपको बताना है कि किससे आपका मैच करते हुए मिल रहा है। तो उसके बारे में लिखना है। अगर यह विषय वस्तु, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कि कक्षा 2 के पर्यावरण या इंग्लिश विषय से मिल रहा है, तो लिख देंगे हाँ यह विषय वस्तु कक्षा के अंग्रेजी विषय की इकाई यूनिट जो भी होगी वो लिख के उसको क्या कहते हैं लिख देंगे यहाँ पर 2 लाइन में 3 लाइन। अगर एक विषय से अधिक मिल रहा तो उसको कॉमा लगा के यहाँ पर लिख देंगे। और यूनिट अगर एक जैसे इस विषय में पर्यावरण लिखा हुआ तो इसकी जगह अगर कोई अंग्रेजी होगा या हिंदी होगा, हाँ सेम सब्जेक्ट से नहीं मिलेगा, हाँ सेम सब्जेक्ट में दूसरी यूनिट से मिल रहा तो लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। इसमें बच्चे का लेवल देखना है कि उसको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर थोड़ा बहुत भी उसका नॉलेज है, उससे संबंधित जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उससे संबंधित कोई भी अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो लिखोगे थोड़ा बहुत या बहुत कम, या उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी तो लिखोगे बहुत कम। अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी तो क्या करते हैं थोड़ा बहुत में टिक मारेंगे। बहुत अधिक तो नॉलेज होगी नहीं। अगर कोई नया पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें बहुत अधिक नॉलेज वाला तो कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर वो ये इसमें भी टिक लगा सकते हैं। लेकिन देखा गया है 90% तक इन्हीं दोनों में ही टिक मारना पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है। अब इसमें दिया है कि विषय वस्तु संक्षिप्त परिचय। इसमें क्या करना है, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, हिंदी हो चाहे कोई इंग्लिश हो, इसमें संक्षिप्त परिचय जो आप टॉपिक ले रहे हैं, अगर एक पैराग्राफ आपको पढ़ाना है तो उसमें से जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं उनको क्या कहते हैं यहाँ पर लिखना है। जैसे इसमें दिया हुआ रक्षाबंधन के बारे में, तो रक्षाबंधन में क्या दिया है, भाई बहन के आपसी रिश्ते का प्रेम को दर्शाया गया है। यह सावन में होता है, सावन के पूर्णिमा माह के राखी को त्यौहार मनाते। इसी तरह से जो उस पैराग्राफ या 1-2 पैराग्राफ में जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है उसको शॉर्ट, जो वहाँ पर आप क्लास में डील करेंगे उसका एक शॉर्ट टाइम में इसका समरी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ सीखने सिखाने में जब आप सिखाएंगे वहाँ पर, तो उसमें आपको कौन सी विधि का प्रयोग करना है उसके बारे में लिखना है। कौन सी विधि लिखी, कौन सी विधि का मैंने यूज किया जब मैं वहाँ पर टीचिंग कर रहा था या कर रही थी, तो इसमें जो विधियों का प्रयोग हमने अब क्लासरूम के अंदर जब पढ़ा रहे थे तब किया, तो उन विधियों का नाम लिखना है इस वाले उसमें कॉलम में। इसके बाद इसमें रीज़न बताना है कि क्यों हमने इन विधियों को चुना। इसके बारे में 1-2 लाइन में बताना है कि इससे क्या मुझको बेनिफिट हुआ है उसके बारे में बताना। जैसे इसमें लिखा हुआ है पठन लेखन विधि को चुना, तो इस विधि के माध्यम से हम बच्चों को वाचन कौशल एवं लेखन कौशल का विकास करेंगे। तो पठन लेखन विधि आपको पता होगा तो उससे फ़ायदा क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि पठन लेखन के द्वारा क्या होगा, पठन का मतलब पढ़ने का मतलब पढ़ने से क्या होगा, वाचन कौशल का विकास होगा, और लेखन से क्या होगा, लेखन कौशल का विकास होगा। तो इसी तरह उसके फ़ायदे बता दिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। इसी तरह कोई भी विधि लेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब
अब आगे इसके बाद है सीखने की विधि ऑब्लिक विधियों तथा शिक्षा शास्त्र में संक्षिप्त विवरण शिक्षण के पहले किया जाना। यहाँ तक का आपको प्लानिंग आपको पहले करना है कि शिक्षण से पहले आपको क्या क्या करना है, वो प्लान आपको बना के यहाँ से जब आप क्लास लेने जाएंगे तो उसके पहले आपको ये प्लानिंग या योजना बना के ले जानी है। और इनमें सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इनको ध्यान में रख के पॉइंट बनाने हैं। तो अब मान लीजिए आपको 40 मिनट की क्लास है या 50 मिनट की क्लास है, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है कि हम 50 मिनट वहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो उसमें उसकी पूरी प्लानिंग करके इसमें लिखना है योजना में। जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले दिया हुआ कि मैंने विषय वस्तु, इसमें क्लास का जो टाइम लिमिट है उसमें 40 मिनट बताया गया है। तो उसी हिसाब से बताया गया कि मैंने एक विषय वस्तु को चुना, उसका योजना तैयार किया और क्लास के बारे में बताया कि ये 40 मिनट की क्लास है। तो यहाँ 40 मिनट की क्लास के बारे में बताया गया, उसमें से 10 मिनट वो क्या करेगा, 10 मिनट जो विधियां हैं, पठन लेखन विधि उसने पीछे ली हुई थी, उसके सामूहिक चर्चा के आधार पर वो चर्चा करेगा। तो इन 2 विधियों का 10 मिनट में वो प्लान करेगा कि 10 मिनट मैंने इन विधियों के आधार पर मैं काम करूँगा। इसके बाद क्या किया, इस चर्चा के दौरान छात्रों को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को शामिल करने का प्रयास करूँगा। तो ये सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ का प्रयास करूँगा। उसके बाद 10 मिनट क्या करेगा, जब 10 से 15 मिनट उसमें समय बीतेगा, उसके बाद 10 मिनट बचेगा। 10 मिनट बच्चों को अपने से स्वयं चिंतन करने के बारे में बोलेगा और उनसे कुछ जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, और उसके बाद जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में उनसे बोलेगा कि आपको इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे मुझसे, उसकी बात करेगा। उसके बाद हल करने का, और जब बच्चा प्रश्न करेगा तो बच्चों के प्रश्न को, हम टीचर हैं तो हमको बच्चों के प्रश्नों को उन्हीं के द्वारा हल करने का प्रयास करना होगा। वही चीज़ लिखी हुई है कि मैं 10 मिनट बच्चों को चिंतन करने को कहूँगा और उसके समस्याओं में आने वाले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करूँगा। तो ये प्रोसेस बच्चे से पहले कराना है। अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो मैं प्लान करूँगी कि जब लास्ट ऑप्शन टीचर होता है तो टीचर लास्ट ऑप्शन होता है। जब टीचर बच्चों से सॉल्व नहीं होगा तो टीचर का काम होगा कि उसको हल कराए। और अंत में 10 मिनट में हमारे द्वारा जितनी भी चीज़ें 15 से 20 मिनट के अंदर मैंने टीच की हैं और जो प्रोसेस किया है, उसके बाद में उसकी एक समरी पूछूंगा और उसके बाद मैं उसका मूल्यांकन करूंगा। मूल्यांकन करने के बाद अगर लगेगा मुझे कि मुझको अगर गृह कार्य देना है तो मैं गृह कार्य दूंगा। इतना काम आपको करना है। जब आप टीचिंग करने जाएंगे, टीचिंग करने से पहले आपको ये काम करना है। अब जैसे ही आप टीचिंग करके वापस आएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें दिया हुआ है कि दिया हुआ शिक्षक या शिक्षिका द्वारा स्व मूल्यांकन व स्वबंधु, मतलब वो जब शिक्षक वहाँ क्लासरूम से बाहर आएगा उसके बाद वो अपना मूल्यांकन करेगा और कुछ सुधारात्मक बिंदु देगा। उसमें दिया हुआ है क्या विद्यार्थी ने उद्देश्यों को समझा जिसके लिए वो विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं किया। ये कौन काम करेगा, शिक्षक करेगा। तो इसके बाद टीचर अपने आप जब वो क्लास से बाहर आया तब उसको इस चीज़ का मूल्यांकन करना और उसका आंसर देना है। तो उसमें बताएगा हाँ विद्यार्थियों ने मेरे द्वारा बताए गए उद्देश्यों को समझा और विद्यार्थियों द्वारा उसका मूल्यांकन भी किया गया। तो इसमें सारी चीज़ का बताना है कि हाँ यहाँ जो चीज़ पूछी गई है उसी के अकॉर्डिंग इसमें लिखना है। जैसे इसमें दिया क्या विद्यार्थियों द्वारा उद्देश्यों को समझा गया। अब इसमें ये बताया जाएगा कि हाँ विद्यार्थियों ने जो उद्देश्य टीचर ले के गया था उसके बारे में अगर ये समझा तो हाँ लिखेंगे, नहीं समझा तो ना लिखेंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चे समझ ही जाते हैं जो आप टारगेट इतना मेहनत करके ले जा रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे हाँ उसके उद्देश्यों को समझा, तो एक शब्द में लिख देंगे हाँ। इसके बाद लिखेंगे अगले क्वेश्चन उसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो इसमें उसके बाद लिख देंगे हाँ विषय वस्तु के उद्देश्यों को विद्यार्थी ने समझा और उसका मूल्यांकन भी किया गया।
इस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? तो इसका एक लाइन में जवाब देना है हाँ। अगर हाँ होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं होगा तो दोनों का ऑप्शन अलग रहेगा। जैसे हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पाठ में, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है 30-40 मिनट में, तो लिखेंगे हाँ। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लिखेंगे नहीं। इस विषय वस्तु को चर्चा करने की पुनः बच्चों को आवश्यकता है, क्योंकि इसकी समझ बच्चों में नहीं आई है। मान लीजिए आप 30 मिनट का क्लास ले रहे हैं, उसमें कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें बच्चा नहीं आपका चैप्टर समझ पाया, या उसका वो था, आपने फीडबैक लिया, उसके बाद लगा कि हाँ हमको इसकी पढ़ाने की आवश्यकता, तो लिखेंगे हाँ, इस विषय वस्तु की पुनः बच्चों के सामने चर्चा करने की आवश्यकता है। और यदि आपको लग रहा मूल्यांकन के बाद कि बच्चे को समझने की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, इस विषय वस्तु की पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 2-3 तरह से अपने हिसाब से, जैसा वहाँ का क्लास का सिचुएशन होगा उस हिसाब से आपको लिखना है। इसमें रटा रटाया नहीं लिखना है, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आगे बढ़ें। जब आपने मूल्यांकन किया उस समय बच्चों के मन में कोई डाउट आ रहे थे, तो उसमें से कुछ बच्चों ने जो प्रश्न किया आपको, जो आपने पढ़ाया, उसमें से जो प्रश्न बच्चों ने किए, उन प्रश्नों के बारे में बताना है इस वाले पॉइंट में। उसके बाद कितने विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे, अगर 2, 3, 4, मुश्किल से 4, 5, 6 से ज़्यादा प्रश्न बच्चे पूछेंगे ही नहीं। कुछ सेटिस्फाइड होंगे, जिनको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे बच्चे कितने होते हैं? 2 या 4, 3, 5 ऐसे ही होते हैं। तो 2-3 बच्चे क्वेश्चन करेंगे, तो उसका आंसर, उसके 2-3 क्वेश्चन जो अच्छे लग रहे हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं इस जगह पे। इसके बाद दिया है, अब जो इसके बाद पॉइंट दिया है उसमें दिया है कि आपने उन सवालों को कैसे समझाया। क्या विद्यार्थियों को स्वयं उन प्रश्नों को हल करने का अवसर मिला? इसमें पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हाँ, जो टीचर रहेगा उसमें इसमें क्या काम रहेगा कि हाँ, सबसे पहले जब जो भी क्वेश्चन विद्यार्थी ने किए, तो उसमें टीचर का काम होता है कि सबसे पहले बच्चों से ही उसका आंसर निकलवाया जाए। अब जब सिचुएशन ये आती है कि जब बच्चे ही उसका आंसर ना दे पाएँ, तब क्या होगा? तब लास्ट ऑप्शन तो टीचर बचता है। तो जब बच्चे आंसर कोई भी नहीं दे पाएँ, तब टीचर को प्रयास करना है कि उसका आंसर दें। तो इसमें दिया हुआ है कि बच्चों के सवालों को कैसे समझाया। तो हाँ, लिखा है कि मैंने सब बच्चों से सामूहिक चर्चा के माध्यम से समझाया। और अब इसमें यह है कि जैसे जैसे अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, तब टीचर का रोल होगा। वैसे सारी चीज़ें बच्चों से ही करवानी है और बच्चों को हल करने का मौका देना है। इसके बाद क्या दिया है? अगला पॉइंट है, इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया और उनकी क्या उपयोगिता रही। तो जब आपने टीचिंग की, उसमें आपने क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया जिसके माध्यम से आपका पाठ अच्छे से बच्चे समझ जाएं। तो वो सारी चीज़ें जो आपने यूज़ की हैं वहाँ पे, उनके बारे में यहाँ पर क्या कहते हैं लिखना है, क्या क्या चीज़ का यूज़ किया और दिया है इसकी क्या उपयोगिता रही। तो जो फ़ायदे उससे हुए उसके बारे में यहाँ पर लिखना है कि इससे क्या उपयोगिता रही, इसका क्या फ़ायदा मिला, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी है। तो 1 लाइन में 2 लाइन में बताना है, क्योंकि शॉर्ट में करना है, ठीक है। आगे प्रॉब्लम रही इसमें दिया हुआ है, यदि इस विषय वस्तु को यदि दोबारा सीखने सिखाने की योजना का बदलाव, तो मैं इसमें योजना में क्या बदलाव लाऊंगी। तो इसमें लिखा है, यदि अगर आपको देखिए इसमें क्या लिखना है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि आप वहाँ टीचर होंगे तो आप बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम रही है, जो भी वहाँ समस्या आई, अगर लग रहा है कि हाँ इसको पढ़ाने की दोबारा अवसर मिल रहा है, तो आप उसी
प्लान को बना के तो नहीं ले जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करेंगे। मान लो उसी क्लास में अगर एक बार के अलावा वही चीज़ पढ़ानी है तो क्या करेंगे आप, प्लान बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो आपको बदलना ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको इसमें बदलाव करना पड़ेगा, या फिर उस योजना को नए ढंग से आपको बताना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि एक बार आपने जो चीज़ पढ़ा दी फिर उसको सेम वही चीज़ पकड़ के चलना है। कुछ ना कुछ आपने कितना भी अच्छा पढ़ाया हो उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट लाने का प्रयास करना है आप। ये नहीं कि हाँ हमने एक बार अच्छे से आपका लेसन प्लान सक्सेस हो गया तो क्या कहते हैं उसी ढर्रे पे चलना है। कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर लाना है अपनी टीचिंग में, कुछ ना कुछ। आगे बढ़ते हैं। इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न जिसमें अपने संस्थान या विशेषज्ञ, हाँ इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ आप टीचिंग के दौरान अगर किसी भी प्रकार की समस्या है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तब आपको क्या करना है कि अगर आपको मेंटर से वहाँ के जो ऑब्जर्वर होंगे या मेंटर बोलते हैं उसको, उससे अगर कोई किसी भी तरह का डिस्कशन या सवाल लेने की आवश्यकता है तो आप लिखेंगे कि हाँ इस विषय वस्तु पर मेंटर से चर्चा करने की आवश्यकता है। और यदि आपको वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है तो आप लिखेंगे नहीं इस विषय वस्तु पर मेंटर से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना करना है। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या अन्य कोई टिप्पणी लिखनी है जो आपके मन में इन सारे जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए या आपकी योजना में जितनी भी चीज़ें रहीं उनके अलावा अगर आपको कोई भी अलग से कंटेंट बताया जाए, कोई चीज़ लिखनी है तो आप नीचे वाले कॉलम में 2-3 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो सीधे लिखेंगे नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा देंगे। यहाँ पर ये लेसन हिंदी का, यहाँ पर हिंदी की पाठ्य योजना समाप्त होती है। और आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।